आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज नए साल की शुरुआत है और आशा करते हैं कि आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। जैसा कि पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ घटनाक्रम कितनी तेज़ी से बदल रहा है, उस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। हमने बताया था कि किस प्रकार जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद चर्चाएं ये भी चली थी, जिस पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जदयू के कार्य समिति और कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान हो गया। इन सब चीज़ों पर हमने आपको पहले ही बताया था और वो चीज़ें सामने आई। ठीक उसी प्रकार अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ नया आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, इसका एक आकलन जो सामने आया है उसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार जी अभी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन चुके हैं और ये तय माना जा रहा है कि इस नए साल में आपको कुछ नया देखने को अप्रत्याशित रूप से सामने आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप अगर थोड़ा पीछे जाएं और नीतीश कुमार के कार्यकलापों को देखें तो वो कड़ी आज कल आपको जुड़ती हुई दिखेगी। आपको याद होगा कि जब जातीय आधारित गणना बिहार में हुई थी तो लोग ये कह रहे थे ये नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र है और इसके सामने बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। अब इस बात का आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं उससे क्या नाता है, ये आपको लग रहा होगा कि इससे इसका क्या लेना देना है। तो मैं आपको ये बता दूं, इसका नाता आने वाले समय में आपको बिहार की राजनीति में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी न्योता
आया है और इसकी आधिकारिक घोषणा दिल्ली में हुई है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को अयोध्या आने का न्योता मिलना, बिहार में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव होना, नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और उसमें शामिल होने का ऐलान करना कि हम उसमें शामिल होंगे, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अब सवाल ये उठता है कि वो जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन जिस ट्रेन से वो जाएंगे क्या उसकी सवारी में जदयू और राजद रहेगी या बीजेपी और जदयू उस ट्रेन में सवार रहेंगे, ये भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये आप मान के चलें। आप इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि नीतीश कुमार वहाँ पे दिल्ली में सब कुछ सेट करके पटना लौटे हैं। कौन आने वाले समय में सीएम होगा, डिप्टी सीएम होगा और किस प्रकार से सरकार काम करेगी, ये सारी कुछ चर्चाएं हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि वो सरकार के स्वरूप में मंत्रिमंडल का जो गठन होगा, वो चाह रहे हैं कि वो गठन उनके अनुसार से उनके जो चाहने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या जदयू में। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले बीजेपी में भी पुराने कुछ ऐसे नेता थे जो नीतीश कुमार को बीजेपी में रहते हुए भी बहुत सपोर्ट करते थे और उसमें सबसे प्रमुख सुशील कुमार मोदी जी थे। और इन प्रकार के नेता जो थे वो नीतीश कुमार को बहुत सपोर्ट करते थे और जब भी सरकार यहाँ पे रही है, ये लोग हमेशा से उनके समर्थक रहे हैं और उनके हर फैसला को समर्थन दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि उनके वो जो पुराने मित्र हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हों। कुछ चीज़ें तो उनके अनुसार से होती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ों पर बात इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है वो नेक्स्ट जनरेशन का है और बीजेपी अब अपने युवाओं को आगे बढ़ा चुकी है और चूँकि आपको भी पता है कि
हमेशा से बीजेपी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों के कल्पनाओं से दूर होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और जातिगत गणना की बात शुरुआत में मैंने क्यों की, अब इसको इस रूप से मैं आपको समझाता हूँ। आप जो सीएम और डिप्टी सीएम की बात मैं कर रहा हूँ, आप ये मान करके चलें कि जब भी ये सरकार बनेगी, इसमें सीएम चेहरा पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से ही बनने जा रहा है। और कौन कौन नेता इस समाज से आते हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्योंकि ये भी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि 3 या 4 उप मुख्यमंत्री भी आपको इस गठन में देखने को मिल सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जातिगत गणना में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसका उदाहरण आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। इस समाज से जुड़े हुए लोग, और इसमें आपको स्वर्ण समाज से भी प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण और भी जो अन्य जातियां हैं, सबको कॉम्बिनेशन बैठा करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा और बाकी आपको कैबिनेट में उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाया और वहाँ भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये समायोजित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को टारगेट किया जाए, उसको प्रतिनिधित्व मिल सके। और उसी का एग्ज़ाम्पल आपको चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तीनों जगह आप देख चुके हैं। वही घटनाक्रम आपको बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। आप एक चीज़ और, जब जाएंगे 30 तारीख के बाद, जब नीतीश कुमार जी पटना पहुँचे, आप देखेंगे कि बैठकों का दौर बहुत तेज़ी से हो रहा है। चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो और राजद कार्यालय हो, ये मीटिंग का सिलसिला जो चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो भाजपा का मीटिंग हो रही है उसमें सिर्फ बिहार
के कार्यकारी जो सदस्य हैं उन लोगों के बीच में ही ये मीटिंग हो रही है, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी उसको लीड कर रहे हैं, हरी सैनी है, विजय कुमार सिन्हा जी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत नज़दीकी कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया है। और ऐसा क्या चल रहा है कि इतनी अर्जेंट बैठकों का दौर जारी है और ये मीटिंग यहाँ की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगी, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिहार में सियासी पारा जो है वो चूड़ा दही तक तो चलता ही है और आप लोगों को पता है कि अभी खड़मास भी चल रहा है। ऊपर से नीतीश कुमार जी को अयोध्या आने का न्योता भी मिला है। दूसरी बात, उन्हें सबसे बड़े समाजवादी नेता का भी दर्जा मिला हुआ है कि वो समाजवादी के पुरोधा हैं। आखिर ये सारी चीज़ें इसी समय चल कर के क्यों आ रही है? जदयू जिस स्थिति में पहुंच गई है वहाँ से आगे की राजनीति वो अपने बलबूते तो नहीं कर सकती है, ये हर कोई जानता है। और ये भी तय है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की सम्मानजनक विदाई तय हो, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है और राजनीतिक विदाई के साथ उनकी पार्टी का अस्तित्व भी बचा रहे, इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता। क्योंकि बिहार की जो 40 लोकसभा सीट हैं, 40 की 40 सीटों पर पासा फेंका जा चुका है। वो उस पासे से किसको कितना फ़ायदा होता है और बीजेपी उसको कैसे अपने पाले में कर सकती है, उसका पूरा प्रयास जारी है और बहुत जल्द ये क्रियान्वयन होता हुआ आपको बिहार की राजनीति में दिखेगा। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार की घटनाक्रम घटी है और आने वाले समय में जो घटनाक्रम घटने वाला है उस पे हमारी नज़र है। कुछ भी नया होता है मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, कैसा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बिहार की सियासत में क्या नया होने जा रहा है, इसके लिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।